नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के PYQ को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास भी हमारी मैराथन क्लास नंबर 17 के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ भी रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश जी का नाटक नहीं है? तो नहीं और है पर आपको ध्यान से समझते हुए प्रश्न का आंसर देखना है कि पूछा क्या गया है परीक्षा में, कि है पूछा हुआ है या नहीं। तो इस शब्द पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है परीक्षा में प्रश्नों को पढ़ते वक्त, कि नहीं पूछा है या है पूछा हुआ है। तो मोहन राकेश का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है, ये आप सभी को पता है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन भी और आधे अधूरे भी। लेकिन अंधा युग जो है मोहन राकेश जी का नाटक नहीं है, बल्कि ये धर्मवीर भारती जी का एक काव्य नाटक है। 1955 में प्रकाशित हुआ और ये अंधा युग जो है महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण इस नाटक में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विषय वस्तु भी पूछ ली जा सकती है और धर्मवीर भारती जी का ये प्रसिद्ध नाटक रहा है अंधा युग। उसके बाद देख लेते हैं, धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि माने जाते हैं और धर्मवीर भारती जी की और अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, ताकि अंधा युग के अलावा कोई और अन्य रचना भी परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर बता सकते हो। और इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। जितने भी हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों को आपको बार बार जो है रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों से संबंधित जो है कोई अन्य तथ्य भी पूछ लिया जाए तो आप जो है आसानी से उसका सही आंसर दे सको। क्योंकि पिछले सालों में जितने भी ये पूछे गए PYQ है हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी, कहीं ना कहीं जो है आगे भी पूछे जाने की संभावना है और इन्हीं तथ्यों में से आपको परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो धर्मवीर भारती जी की कहानी जो संग्रह है वो है मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। धर्मवीर भारती जी के जो काव्य है उसमें शामिल है ठंडा लोहा, 7 की वर्ष, कनुप्रिया, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है इसमें कनुप्रिया में, और सपना अभी भी, आगतन, देशांतर, विदेशी कविताओं का संग्रह है ये देशांतर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धर्मवीर भारती के उपन्यास जो है वो है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश। उसके बाद बात करें आगे, धर्मवीर भारती जी के निबंध है ठेले पर हिमालय, बसंती, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य। और धर्मवीर भारती के एकांकी व नाटक कौन कौन से हैं? नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज़ का नीलाम। तो ये सभी एकांकी नाटक है धर्मवीर भारती जी के। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है, ये हमने देख ही लिया था। धर्मवीर भारती की कविता प्रेम थ्यू गाथा एक लंबी कविता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। इनमें से कौन सी धर्मवीर भारती जी की एक लंबी कविता है? तो आपको ध्यान रखना प्रेम थ्यू गाथा। उसके बाद देख लेते हैं मोहन राकेश जी के प्रसिद्ध नाटक, जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में इसका प्रकाशन हुआ और ये एक प्रकार से इनका ऐतिहासिक नाटक है। और लहरों का राजहंस 1963 में, ये भी ऐतिहासिक नाटक है। आधे अधूरे 1969 समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी जो नायिका है वो बाण भट्ट की आत्मकथा की प्रमुख नायिका रही है। बाण भट्ट की आत्मकथा की ही एक नाटक है निपुणिया भी इन्हीं की पात्र है भाई। ये 2 पात्र अवश्य पूछी जाती है। बाण भट्ट की आत्मकथा, भट्टिनी, निपुणिया और बाण भट्ट, ये 3 प्रमुख पात्र रही है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया इनका एक उपन्यास है, ये भी पूछा जाता है ये किस विधा की रचना है। आत्मकथा को देख करके आप जो है ये समझोगे कि ये आत्मकथा विधा की
रचना है, बल्कि इनका ये उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा उत्ताप प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित उपन्यास है ये। और चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा का 1934 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, जिसमें कि पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर आधारित है। और इस उपन्यास का फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव भी माना जाता है। फिर है दिव्या उपन्यास। दिव्या जो है 1945 में यशपाल जी द्वारा ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। उसके बाद जो है पुनर्वा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1973 में लिखा जाने वाला प्रमुख उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है, यानी कि प्रथम सर्ग का नाम क्या है कामायनी के। तो कामायनी के अंतर्गत लगभग जो है हमारे 15 सर्ग पाए जाते हैं। उन 15 सर्ग में जो है प्रथम सर्ग है हमारा चिंता प्रथम सर्ग है। और सभी सर्गों को देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सा भी सर्ग का नाम पूछ लिया जाता है या फिर क्रम वाइज भी लगाने का प्रश्न पूछ लिया जाता है इस प्रश्न से संबंधित। जैसे कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार से ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सूरसागर की रचना का आधार बताइए। सूरसागर की जो रचना का आधार है मुख्यतः श्रीमद् भागवत माना जाता है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, और इसमें जो है तो 4936 पद और 12 स्कंद मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा का समय 769 ईस्वी माना है। और सरहप्पा की पुस्तक का जो दोहा कोश है, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ये पूछा जाता है कई बार, निम्नलिखित में से दोहा कोश का संपादन किसने किया। तो प्रबोध चंद्र बागची ने, ये आपको ध्यान रखना है। और दोहा कोश किसकी रचना है, ये है सरहप्पा की। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6। बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है। तो ये जो रचना है ये निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्वारा लिखी गई अनुदित रचना मानी जाती है। ये इनका निबंध है। देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938 ईस्वी। इनके बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में हमें मिलते हैं। निबंध संग्रह है इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, जो कि संपत्ति शास्त्र कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। रसक रंजन भी पूछा जाता है भाई। भाषा और व्याकरण, कवि और कविता भी इम्पोर्टेंट है। महाकवि मगध का प्रभात वर्णन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे और आत्मनिवेदन, ये सभी निबंध जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। खासकर इनमें संपत्ति शास्त्र और रसक रंजन और कवि और कविता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा है उसे हम सांध्य भाषा के नाम से जानते हैं। सिद्धों की भाषा का स्वरूप साहित्यिक अपभ्रंश से भिन्न रूप लिए हुए है। इसमें तत्क्षमता की प्रवृत्ति स्पष्ट देखने को मिलती है और इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश के इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा भी कहा जाता है। और सिद्धों की मुख्यतः जो दोहा कोश तथा चार्यपद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग भी किया जाता है। ये एक इनके कड़वक शैली में मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है। द्विवेदी युग के कवि इनमें से कौन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में आते हैं। रामनरेश त्रिपाठी भी है और मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सोहन लाल द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के कवियों में शामिल नहीं है। ये द्विवेदी युग के कवि न होकर बल्कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि
माने जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी नवयुग की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रथम गांधीवादी कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो त्यागपत्र उपन्यास जो लिखा है वो लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास भी हम देख लेते हैं, जैसे कि 1937 में जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास प्रकाशित हुआ 1937 में त्यागपत्र, ये आप सभी को पता है। और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक अत्यंत प्रभावशाली बन सका है। और जैनेन्द्र की अन्य औपन्यासिक कृतियों में परख 1929, सुनीता 1935 और कल्याणी 1939, सुखदा 1953, विवर्तवी 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, ये सभी रचनाएं जो है किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 10। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। भाई जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तथ्यों को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। भाई पीछे भी काफ़ी बार कर चुके हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे, इसलिए हम तथ्यों को जल्दी जल्दी करेंगे और अधिक से अधिक बार रिवीजन पर फोकस रखेंगे। क्योंकि ट्रिक किसके तो आप लोग विश्वास करते हुए हो कि हम ट्रिक से कुछ चीज़ों को याद कर ले, लेकिन मेरा मानना है कि अधिक से अधिक तथ्यों की बार बार रिवीजन भी करोगे तो भी आपको तथ्य याद रह पाएंगे। बार बार रिवीजन के कारण ही तथ्य याद आप रख पाओगे, तो इसलिए हमें तथ्यों की बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। जल्दी जल्दी जितनी अधिक प्रश्नों को हम रिवीजन के विद सॉल्यूशन के साथ परीक्षा तक कर पाएंगे, उतना अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलो। और क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी लगता है आपके द्वारा जो मेरे द्वारा कराई गई जो ये सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप और किसी टॉपिक पर क्लास चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा? तो आदर्शमूलक व अध्यात्मवादी। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942 और कबीर इनकी प्रमुख पुस्तक रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आधुनिक हिंदी साहित्य का विचार 1949, साहित्य का मरम 1949, नाथ संप्रदाय 1950, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में इन्होंने लिखा। तो इनकी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें जैसे कि सूर साहित्य कई बार पूछ लिया जाता है, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और जो है साथ ही हिंदी साहित्य का आदिकाल। और एक रचना और है हिंदी साहित्य, एक पुस्तक और लिखी है इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, वो भी 1952 में प्रकाशित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात आप सभी ने पता है कि गारसा दातासी जी ने किया है। आप सभी इस तथ्य को कई बार पढ़ चुके हो। देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दातासी जी द्वारा किया गया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णानुसार दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग
1939 तथा दूसरे भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा 1888 में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस ग्रंथ को माना गया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिस्र बंधुओं जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद भाग चार भागों में विभक्त है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, जो प्रथम 3 भाग जो मिस्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, ये 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 3 भाग तो भाई पहले 3 भाग जो हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और जो इनका चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित कराया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है वो रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 1929 में इसे प्रकाशित कराया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। और अन्य ग्रंथों के भी नाम हम देख लेते हैं। और अन्य जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित जब और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो देख लेते हैं आगे। हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपको पता ही है, रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का जो अतीत है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है ये लिखा है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। और रश्मिमांसा लिखा है किसने? रश्मिमांसा जो है लिखने वाले का, ग्रंथकार का नाम या लेखक का नाम, किस विद्वान ने रश्मिमांसा नाम से ग्रंथ लिखा है वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव अगोना में चंद्रबली शुक्ल के घर हुआ था। और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 1929 में काशी नागरी परिचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। एक सेकंड, ये भैया थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आपको पता ही है हिंदी साहित्य का जो प्रथम इसका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही लिखा गया था। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ नाम से जो ग्रंथ लिखा है, किस ग्रंथकार ने लिखा है, इसके लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। ये ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाए तो ये आएगा। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किन्होंने लिखा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। इन दोनों तथ्यों पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके शुक्ल जी का जन्म भी ध्यान रखना है 1884 ईस्वी। बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी जल्दी करने से तथ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा अपनी स्पीड को हम थोड़ा धीरे करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, हिंदी जातीय की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। हिंदी जातीय की अवधारणा के पुरस्कर्ता जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य जो कि 1986 में उनका चर्चित एवं लोकप्रिय आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है हिंदी जाति का साहित्य, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो सबसे पहले लिखा गया फ्रेंच भाषा में, जो कि गारसादा तासी जी द्वारा लिखा गया। इस्तवार द लिटरेचर एंड वे हिंदुस्तानी इसके ग्रंथ का नाम है, जो कि हम बार बार रिवाइज कर चुके हैं। हिंदी और उर्दू कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार दिया गया है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 17। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो दृष्टकूट पदों की रचना निम्नलिखित में से सूरदास जी द्वारा की गई। तो देख लेते हैं सूरदास जी की जो साहित्य लहरी जो रचना है वो दृष्टकूट पदों के पर आधारित रचना मानी जाती है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 18। कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट जो है रचना है संजय की। तो संजय जी द्वारा लिखा गया कामरेड के कोट 1993 ईस्वी में, और इनका ये एक कहानी संग्रह है। इनके 5 में से 2 कहानियाँ हैं, बदिया बैल और भगदत्त का हाथी। लेखक ने बिहार की गहरी जड़ें जमाए सामंत और सघन पड़ताल की है, और अपनी विवादग्रस्त कहानी कामरेड का कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और समर्पण के साथ व्यावहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली कहानी मानी जाती है कामरेड का कोट। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक निम्नलिखित में से दामोदर शर्मा माने जाते हैं। दामोदर शर्मा जी द्वारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना लिखी गई। यह एक इनका व्याकरण ग्रंथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछी जाती है निम्नलिखित में से व्याकरण ग्रंथ संबंधी रचना कौन सी है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर जी द्वारा लिखी गई। इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। पंडित साल सत बखाणई देही बुध बसंत न जानई। जो ये पंक्तियाँ हैं अपभ्रंश भाषा में लिखी गई पंक्तियाँ भाई, इसलिए पढ़ने में भी कठिनाई हो रही है। तो ये पंक्तियाँ जो है सरहप्पा जी द्वारा लिखी गई है। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा की सभी रचनाएं जो है मुक्तक है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में इनकी कुछ रचनाएं को जो है संग्रह किया है। कुछ रचनाओं का संग्रह किया है किन्होंने? राहुल सांस्कृत्यायन ने। किनकी? सरहप्पा को। और सरहप्पा को ही राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अगले प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये जो है विद्यापति के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। विद्यापति की पदावलियों को देख करके आध्यात्मिक रंग के आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। 1350 ईस्वी में विद्यापति का जन्म बिहार के जिला दरभंगा में हुआ, और जो है वे विपसी नामक गांव में रहते थे। उपाधि मिली हुई थी अभिनव जयदेव, नवकवि शेखर, मैथिली कोकिल, खेलन कवि, अर्धान का कवि, और जो है आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि भी इन्हें कहा जाता है। और विद्यापति मुख्यतः सेव थे। इन्हें अपने प्रशंसकों द्वारा 16 उपाधियाँ भी प्राप्त थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। विद्यापति द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उसमें शामिल है, इन्होंने जो संस्कृत और मैथिली में 3 भाषाओं में रचनाएं लिखी है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा लिखनावली, और जो है कीर्तिलता कीर्तिपदा का साथ ही पदावली भी इन्होंने लिखी है। तो कीर्तिलता और कीर्तिपताका की जो भाषा है अवहट भाषा रही है, और पदावली की भाषा मैथिली रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये कथन कहा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में जो ये लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों
को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को, यानी कि विद्यापति की पदावली में जो पद है उनके संबंध में ये कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर मानी जाती है, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा लिखी गई। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के कवि रहे हैं और मैथिली हिंदी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है ये। इस ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम है और वर्ण रत्नाकर शब्दकोश सा प्रतीत होता है। हिंदी गद्य के विकास में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है? तो राजमती जो है बिसल देवरासो की नायिका है। उसके बाद देख लेते हैं नरसिंह कृत जो है बिसल देवरासो हिंदी आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कीर्ति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान बिसल देव तृतीय के विवाह और पुनर्मिलन की कथा का सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। और शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? शाश्वती डायरी के जो लेखक है वो रहे हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी द्वारा लिखी गई और अन्य 4 शीर्षकों में प्रकाशित डायरी रही अज्ञे जी की, जैसे कि भवंती 1964 से 70 के बीच, अंतरा 1971 से 74 के बीच प्रकाशित हुई, शाश्वती जो है 75 से 79 और शेषा जो है 1995 में। इन चारों डायरियों के आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। डायरी के अलावा और अन्य विधाएं पर भी जो अज्ञे जी प्रसिद्ध हुए हैं लेखक, जैसे कि उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। शेखर एक जीवनी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है उनका। और साथ ही जो है काव्य कीर्तियाँ भी उन्होंने लिखी है, जैसे कि असाध्य वीणा, नदी के द्वीप आदि। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से काव्य कीर्तियों में किसकी जो रचना मीराबाई जी द्वारा नहीं की गई? तो वो है प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण में मीराबाई की रचना नहीं है, यानी राग गोविंद भी मीराबाई ने लिखा, गीत गोविंद टीका भी इन्होंने लिखी, नरसिंह जी का मायरा भी लिखा, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों काव्य कीर्तियाँ मीराबाई जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतु और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो आप लोगों को बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पद्माकर जी ने। पद्माकर जी ने रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम प्रसिद्ध कवियों में आते हैं पद्माकर जी, और इन्होंने ऋतु और त्योहारों का तत्कालीन वर्णन किया है। इनकी कीर्तियों के अंतर्गत पद्माभरण में अलंकारों का निरूपण, जगत विनोद में नवरसों का विवेचन, राम रसायन में वाल्मीकि रामायण का छायानुवाद व गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ जी की अनुदित रचना है वही इनकी पद्माकर जी की। पद्माकर ये आगे थोड़ा सा टाइपिंग के कारण बीच में ही रह गया था। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो देव कवि द्वारा रचित रचना भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम, ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन कवि कुल कल्पतरु जो रचना है ये देव कवि की नहीं है, बल्कि आंसर हो जाएगा हमारा ये किसकी है? चिंतामणि जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है चिंतामणि जी को। और कवि कल्पतरु सर्वांग निरूपण रचना है, रीति ग्रंथ है। भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयामी, ये तीनों रचनाएं जो है देव कवि की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज नामक जो रचना है वो रामविलास शर्मा जी की है। भाषा और समाज 1961 में लेखक रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई मार्क्सवादी रचनाकार माने जाते हैं रामविलास शर्मा जी। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक है दामोदर शर्मा जी।
दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है और मध्य देशीय अवध भाषा का इसमें प्रयोग किया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, अविद्या शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? तो अविद्या जो शब्द शक्ति है उसमें कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? तो हमारे 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है, रूढ़, यौगिक और यूढ़। तीनों प्रकार के शब्दों का इसमें अर्थबोध किया जाता है अविद्या शब्द शक्ति के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31, कच्छ समेटी करी भुज उल्टी खाई खीस पलट डारी काको मन बांधे न यह जूरो बांधनी हारी। जो ये पंक्तियाँ है ये इसमें कौन सी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है ये पूछा हुआ है। तो इसमें है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा इस बिहारी जी का ये दोहा है। इस दोहे में जूड़ा बांधती हुई नायिका का चित्रण है। इसमें मन बांधने का मुख्य अर्थ बाधित है, क्योंकि मन कोई वस्तु नहीं जिसे बांधा जा सके। जहाँ लक्षणार्थ है मन को अपने में आसक्त करना है, वहाँ बांधने का मुख्य अर्थ बिल्कुल छूट जाता है। अतः यहाँ लक्षण लक्षणा का जो है शब्द शक्ति निकल कर आती है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 32, रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई? तो रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा निम्नलिखित में से गुण के आधार पर हुई। रीति संप्रदाय की जो प्रतिष्ठा है गुण के आधार पर मानी जाती है। वामन ने गुण को विशेष महत्व दिया है। उसके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति, ये जो अगर पूछ लिया जाए ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है या कथन या पंक्तियाँ किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है ये वामन जी की हैं। और संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन जी हैं। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार इन्होंने किया है। रीति आत्मा काव्य से विशिष्ट पदों की रचना रीति कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि जी द्वारा केवल 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जितने रसों की संख्या होती है उतने ही हमारे स्थायी भाव होते हैं। तो भरत मुनि जी द्वारा 8 रसों की संख्या बताई गई है और 8 ही इनके जो है स्थायी भाव रहे हैं भाव। और भरत मुनि जी द्वारा गुण और दोषों की जो संख्या है वो इन्होंने 10 बताई है। दोष भी इन्होंने 10 बताई है। तो ये संख्या बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। भरत मुनि जी द्वारा कितने रसों की संख्या बताई, कितने गुणों की संख्या बताई, कितने उन्होंने स्थायी भाव माने, कौन सा रस इन्होंने नहीं माना, तो वो शांत रस को उन्होंने रसों में स्थान नहीं दिया। तो देख लेते हैं किसके द्वारा किन रसों को माना गया। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है 8 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, क्रोध, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, इन सभी रसों को ध्यान रखना है। इनमें इन्होंने शांत रस को शामिल नहीं किया। उसके बाद दंडी ने भी जो है रसों की संख्या 8 ही रसों की संख्या का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा है विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगादा रस निष्पत्ति। ये पंक्ति जो है ये परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है या किस विद्वान का ये मानना है कि भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी दास संयोगा रस निष्पत्ति। भाव, विभाव और जो है व्याभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात उत्पत्ति होती है। तो ये माना है आचार्य भरत मुनि जी ने। उद्भट ने 9वां रस माना है शांत रस। ये पूछ लिया जाए 9वें रस की उत्पत्ति जो है किसके द्वारा की गई या किसने माना है 9वां रस, तो उद्भट जी द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और 10वां रस बताया वात्सल्य को विश्वनाथ ने, ये है 10वां रस माना है विश्वनाथ ने। 9वां रस माना है शांत रस को उद्भट ने, और 10वां रस बताया विश्वनाथ ने वात्सल्य को। उसके बाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को जो है 11वां रस भी माना है। तो रूप गोस्वामी का नाम आ जाए तो भक्ति रस को जो है इन्होंने 11वां रस में स्थान दिया है। और रुद्रट ने जो है प्रेयान को 12वां रस माना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रुद्रट जी द्वारा दिया गया प्रेयान 12वां रस, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे कुल 11 रस तक ही माने जाते हैं अभी फ़िलहाल
में वैसे मूल रूप से रसों की संख्या 9 मानी जाती है। उद्भट जी द्वारा पूछ लिया जाए तो 9वां रस माना है इन्होंने, और विश्वनाथ ने इन्होंने 10वां रस वात्सल्य को माना है, और रूप गोस्वामी ने 11वें रस को माना है, भक्ति रस को, और जो है रुद्रट ने माना है प्रेयान को। ये आपको 12वां रस माना है इन्होंने। ये इन चारों तथ्यों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारे 34, स्थायी भावों की संख्या बताइए। तो स्थायी भाव आप सभी को पता है, हमारे 9 रसों की संख्या होती है, तो 9 ही हमारे स्थायी भाव होते हैं। जैसे कि सभी रसों के स्थायी भाव हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास्य या हंसी, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या उदासीनता, उद्भव रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, भयानक रस का स्थायी भाव भय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा, और वात्सल्य रस का वात्सल्यता या अनुराग, भक्ति रस का है देवरति या भक्ति विषय। किसी प्रकार से इनके स्थायी भाव को भी आपको, इन रसों की संख्या को ध्यान रखना है, और साथ ही स्थायी भाव को भी नाम ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा में ये पूछ लिया जाए वीर रस का स्थायी भाव क्या है, या जो है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, और कौन सा रस रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस सभी रसों का में जो है रसों का राजा कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 35, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। जो ये पंक्ति है कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का जो नाम है वो कविता है। ये इन्होंने माना। काव्य का लक्षण निर्धारित करना, काव्य शास्त्र का प्रयोजन करना है। लक्षण का अर्थ है असाधारण अर्थ। ये थोड़ा सा दूसरे किसी प्रश्न की ऑप्शन यहाँ पर इंक्लूड हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा। तो कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति माना है। कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। कई बार परीक्षाओं में इन पंक्तियों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कविता जो है अंतःकरण की वृत्तियों का नाम है, तो चित्र का नाम है कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता द्वारा असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की हमने पढ़ी थी अभी। कविता जो है जीवन और जगत की अभिव्यक्ति माना है इन्होंने। पढ़ते हैं आगे। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण ये माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और मृत जाति को कवि जिलाते रस सुधा के योग से इन पंक्तियों के रचना कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उसके बाद देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चीरगांव नामक स्थान 1886 में हुआ, और जो है झांसी में। और प्रथम संग्रह है मैथिली शरण गुप्त जी का रंग में भंग, तथा बाद में जयदत्त वध प्रकाशित हुआ। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध ब्रजांगना अनुवाद भी इन्होंने किया। और जो है हिंदी को लगभग 14 रचनाएं प्रदान की इन्होंने। और इसमें 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य और 17 गीति काव्य, 4 नाटक और जो है गीति नाट्य शामिल है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा जो हम इनको 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। तो सभी आत्मकथाओं को हम देख लेते हैं उसके सन के प्रकाशन वर्ष के अनुसार
क्या बोलूँ क्या याद करूँ 1969 में, नेड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 41। इन्हें हिंदी के हालाहलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालाहल या हालावाद भी कहा जाता है। तो इन्हें किन्हें कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन के संबंध में हम पढ़ रहे थे भाई। ये थोड़ा 41% संख्या नहीं है, ये जो है एक टाइपिंग मिस्टेक है। यह प्रश्न यहाँ से बन भी सकता है, इनमें से किस लेखक को या किस रचनाकार को हालाहलवाद का प्रवर्तक माना जाता है? हालावाद या हालाहलवाद का प्रवर्तक माना गया है बच्चन को। बच्चन हम जो है इसका आंसर रख सकते हैं तो बच्चन जी की। और इन्हें प्रेम या मस्ती के काव्य की रचनाएं की है बच्चन ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की वो है मधुशाला 1935 में लिखी, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939 और सतरंगिनी जो है 1945 की रचना है। बंगाल का अकाल 1946 की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? तो इनमें से असंगत युगम हमें बताना है। तो इनमें से असंगत हो जाएगा तिरस्कृत जो रचना है वो सूरजपाल चौहान की है, मोहनदास नेमिषराय जी की नहीं है। ये हो जाएगा हमारा गलत। तो अनन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है और हाथ से रमणिका गुप्ता जी की रचना है। ये सभी के सभी जो है दलित साहित्यकार हुए हैं। दलित साहित्यकारों से संबंधित भी एक रचना अवश्य पूछी जाती है। मोहनदास नेमिषराय जी की जो रचना है वो भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उनकी मोहनदास नेमिषराय जी की आत्मकथा का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो एक प्रश्न का आंसर अवश्य देना है। मोहनदास नेमिषराय की कौन सी आत्मकथा है जो कि परिचित है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बढ़ते हैं आगे, किसी एक आत्मकथा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 रामचरितमानस में कितने कांड है? तो आपको पता ही है, रामचरितमानस में 7 कांड है। उसके बाद देख लेते हैं, रामचरितमानस में जो है 7 कांड है। सभी कांडों के नाम देख लेते हैं, क्योंकि इन कांडों को क्रम वाइज लगाने का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा रामचरितमानस के कांडों में कांड शामिल नहीं है। तो हर एक कांड की अपनी एक विशेषता होती है। इन कांडों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं भी है, जो कि हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही करने की कोशिश करेंगे। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इनके जो है उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही है भाई, रामचरितमानस के कांडों को सही अनुक्रम के साथ लगाइए। तो सबसे पहले आएगा बालकांड। बालकांड के कांड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बिल्कुल, तो दूसरा कांड होगा हमारा अयोध्याकांड। उसके बाद जो है अरण्यकांड आएगा। अयोध्याकांड के बाद जो है अरण्यकांड, तो अयोध्याकांड, उसके बाद अरण्यकांड, फिर किष्किंधाकांड, फिर सुंदरकांड। आंसर हो जाएगा हमारा सी, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और सुंदरकांड। इन सभी कांडों को आपको क्रम वाइज से याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 45। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक जो है I.A. रिचर्ड्स माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, पाश्चात्य विद्वान रहे I.A. रिचर्ड्स, जो कि सौंदर्य शास्त्र का साहित्य, पाश्चात्य साहित्य में व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र का इन्होंने निर्माण किया है। I.A. रिचर्ड्स ने संप्रेक्षण सिद्धांत का भी प्रवर्तन किया है भाई। ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है अलग अलग लिखा गया, तो ये संप्रेक्षण सिद्धांत इन्होंने दिया है I.A. रिचर्ड्स ने। इनके अनुसार किसी अन्य की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रशंसनीयता मानी जाती है, और सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु से नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव में होती है। साधारणीकरण का सिद्धांत रस निष्पत्ति में सहायक है, और साधारणीकरण असाधारण या विशेष वस्तु को साधारण और सर्वमान्य बनाने की प्रतिक्रिया है। तो ग्रंथ है
जो आई ए रिचर्ड्स के उसमें शामिल है, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोइट्री 1926, द फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी 1936। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 46, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो साकेत के जो पहले 5 सर्ग है वो जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किए गए और कुल सर्गों की संख्या साकेत में 12 मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा साकेत महाकाव्य जो कि 1931 में प्रकाशित के 5 सर्ग जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए। इनमें कुल साकेत में महाकाव्यों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं हम पहले देख ही चुके हैं। रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है। फिर जयद्रथ वध 1910 में आया। फिर किसान 1917, भारत भारती का प्रकाशन 1912 रहा, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, पंचवटी 1925 की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47, संस्कृत और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्नलिखित में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो संस्कृत और सौंदर्य जो निबंध है ये किस रचनाकार का है ये आपको बताना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है। नामवर सिंह कृत की कीर्ति संस्कृत और सौर्य निबंध मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित रचना है। ये पूछा हुआ है भाई किस ये मूलतः निबंध किस रचनाकार पर आधारित है? ये जो रचना है ये लिखा है तो ये नामवर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। अगर रचनाकार का नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है नामवर सिंह आएगा, नामवर सिंह। और जो है अगर ये पूछ लिया जाए ये किस रचनाकार पर आधारित लिखी जाने वाली कृति है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। उसके बाद नामवर सिंह की अन्य कृतियाँ है फागुन श्याम आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना, साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म आदि जो ये रचनाएं हैं ये नामवर सिंह जी की हैं। निम्नलिखित में से अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है। अज्ञे द्वारा जो कहानी है वो कौन सी नहीं है? तो नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है, न कि कहानी। विप कथा और शरणार्थी और जयदोली ये तीनों की तीनों इनकी अज्ञे जी की कहानियाँ हैं। नदी के द्वीप 1951 में अज्ञे जी द्वारा कहानी नहीं है बल्कि उनके द्वारा रचित यह उपन्यास विधा की रचना है। इनके किस द्वारा रचित अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? अज्ञे जी के और अन्य रचनाएं और अन्य उपन्यास भी हम देख लेते हैं भाई। शेखर एक जीवनी जिसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ। 2 वर्ष पहला भाग 1940 में आया, दूसरा 1944 में। तथा अपने अपने अजनबी 1961। अज्ञे द्वारा रचित कहानी संग्रह निम्नलिखित है। विप कथा 1937 की रचना है, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961 की रचना है, अमर वल्लरी ये काफ़ी प्रसिद्ध है 1945 की। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया नाटक कौन सा माना जाता है? यानी मंचित नाटक कौन सा है सबसे पहले खेला गया, अर्थात मंचित नाटक कौन सा माना गया है जो मंच पर जो है दिखाया गया हो? तो वो है हमारा जानकी मंगल। जानकी मंगल हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया अर्थात मंचित नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा रचित का जानकी मंगल माना जाता है। उसके बाद जो है 1868 ईस्वी में काशी में ये खेला गया। और शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया जानकी मंगल जो नाटक है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी जो है अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण का अभिनय इस नाटक में किया। गोपाल चंद्र जो है गिरिधर दास कृत नहुस 1959 नाटक को भारतेंदु जी ने प्रथम नाटक माना है, हिंदी का प्रथम नाटक माना है। शकुंतला नाटक जो कि राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा रचित विद्या सुंदर नाटक 1968 में भारतेंदु जी का नाटक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक जो है
लक्ष्मण सिंह का, और विद्या सुंदर जो नाटक है वो भारतेंदु जी का है। तो ये हमने ऑप्शनों के आधार पर भी देख ही लिया। नहुस नाटक जो है भारतेंदु जी के पिता गिरिधर दास जी का नाटक है। गोपाल चंद्र भी इनका मूल नाम है और गिरिधर दास के नाम से भी जाना जाता है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो और विद्या सुंदर जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, भाई विद्यासागर नहीं है, ये विद्या सुंदर है, विद्या सुंदर। उसके बाद शकुंतला नाटक जो है राजा लक्ष्मण सिंह का है, और जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद जी का है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो ये है बादलों के घेरे में, जो कि कृष्णा सोबती जी की प्रसिद्ध कहानी है और 1980 में लिखी, कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखी गई बादलों के घेरे में। ये कहानी 1980 में जो है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्य अकादमी दयावर्ती से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं और देख लेते हैं कृष्णा सोबती की, जो कि सिक्का बदल गया रचना वर्ष 1948 ईस्वी की है। जिंदगी नामा जो है व्यर्थ उपन्यास है इनका 1979 ईस्वी का, और दिलो दानिश जो है 1993 ईस्वी की इनकी रचना है, ये भी इनका उपन्यास है। तो इस प्रकार से हमने कृष्णा सोबती जी की भी यहाँ पर रचनाएं देख ली। मैं हार गई, ये आप सभी को पता है, मनु भंडारी जी की रचना है। और जिंदगी और गुलाब जो है उषा प्रियमंदा जी की है, तो आप सभी को पता ही है। और बात करें सुहागिनी, सुहागिनी रचना तो वही उपेंद्र नाथ हस्क जी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ 50-50 प्रश्नों की मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपनी परीक्षाओं तक जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।